सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों की, बात करेंगे फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की। ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता भी, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में चर्चा का देंगे जवाब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में अहम बैठक आज। गृह मंत्री अमित शाह बैठक की करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम दौर में। कल 70 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम पर करेंगे पूजा। भूटान नरेश आज पहुंचेंगे कुंभ। 37.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर लगाए टैरिफ पर 1 महीने की लगाई रोक। दोनों पड़ोसी देशों ने सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने पर जताई सहमति। तो सबसे पहले बात संसद के बजट सत्र की। बजट सत्र के चौथे दिन आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न पार्टियों के सांसद इस चर्चा में शामिल होंगे। वहीं आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य रखेंगे और इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो उच्च सदन में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। विभिन्न राज्यसभा सांसद इस चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ राज्यसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से जुड़े प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे। तो दोनों सदनों में जारी रहेगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। और संसद में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान दिए गए अपने बयानों पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने चीन, SC, ST और OBC, महाराष्ट्र में वोटर बढ़ने, मेक इन इंडिया फेल और बेरोजगारी समेत 6 मुद्दों पर सवाल उठाए। बवाल मच गया। चीन के मुद्दे पर दिए गए बयान पर राहुल गांधी घिरते हुए नजर आए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा पड़ोसी देश की तारीफ की है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर जो कुछ बातें की हैं उन्हें साबित करना चाहिए या फिर आसन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है, इसलिए जो भी तर्क रखे भविष्य में भी कोई भी नेता प्रतिपक्ष होगा तो बात को गंभीरता से रखने का प्रक्रिया जो है हमेशा चलते रहना चाहिए। नहीं तो इसको श्रीमान राहुल गांधी को आज हम छूट देंगे तो कल को आकर के कोई भी नेता प्रतिपक्ष कुछ भी बात बोलेंगे और निकल जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बात रखे 6 पॉइंट्स को वो ऑथेंटिकेट जरूर करना चाहिए, अन्यथा जो उचित कार्रवाई है चेयर की ओर से करना चाहिए। किरेन रिजिजू ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन के भीतर चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन की तारीफ की है। रिजिजू ने दावा किया कि भारत की संसद के अंदर उन्हें जिस तरह से चीन का उन्होंने गुणगान किया, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था।
चीन का प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन का तारीफ आज नेता प्रतिपक्ष ने इस सदन में किया। और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष उसी पार्टी से आता है, इसलिए मैं कह रहा हूं 1959 में और 1962 में जितना जमीन हमारा देश का जमीन, चाहे वो लद्दाख हो चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं भी हो, 1959 और 1962 में जितना जमीन चीन ने कब्जा किया है, उसके लिए श्रीमान राहुल गांधी माफी मांगना चाहिए। और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उन्होंने आचार्य कृपलानी के साथ क्या किया। कृपलानी ने नेहरू के पंचशील सिद्धांत का विरोध किया कि आप तिब्बत को चीन के साथ जाने पर मजबूर कर रहे हो। आचार्य कृपलानी, सभी को जानने वाला सवाल है। आचार्य कृपलानी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी वाइफ सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी। कांग्रेस पार्टी से आचार्य कृपलानी ने इस्तीफा क्यों दिया? यह देश को जानने वाला सवाल है। जब पंचशील के समझौते पर हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पर जब नेहरू ने पंचशील एग्रीमेंट साइन करने का विचार किया तो आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस में उनका विरोध किया। उन्होंने कहा आप देश को बेच रहे हो, आप तिब्बत को उसके साथ जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, आप हमारे ऊपर एक दुश्मन को पैदा कर रहे हो और यह चलने वाला नहीं है और एक दिन चाइना हमारे ऊपर अटैक करेगा। इस गांधी परिवार ने नेहरू जी के नेतृत्व में आचार्य कृपलानी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया। साथ ही साथ सदन में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ सकता है। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामे के आसार हैं। दरअसल भाजपा सांसदों ने कल सोनिया गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। दोनों ने बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कमेंट किया था। भाजपा ने इसे अपमानजनक बताया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं। ऋषि कुमार से बात करेंगे संसद के बजट सत्र पर। ऋषि, संसद के बजट सत्र का चौथा दिन है और आज कई विधायी कामकाज हैं। जिस तरह से बात की जाए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की तो वो आगे भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे और क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति की अभिभाषण पर जो चर्चा है वो कल हमने देखा शुरू हुई और इस चर्चा में आज उम्मीद है कि इसका समापन होगा और लोकसभा में जैसे कि खबरें आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका समापन फिर करेंगे और उसका चर्चा का जवाब देंगे। इसी तरीके से राज्यसभा में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाना है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा के लिए जो समय मुकर्रर किया गया था, लोकसभा में 14 घंटे, राज्यसभा में 15 घंटे, और हमने देखा कि कल रात को काफी देर तक सदन में चर्चा हुई और इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो चर्चा का जो समय है काफी हद तक पूरा कर लिया गया है और जो कुछ समय बचा है जिसमें चर्चा होनी है, काफी लोगों को अभी और बोलना है, छोटे छोटे दल अभी काफी बचे हैं, वो अपना अपना विचार रखेंगे। लेकिन इस चर्चा की समाप्ति के बाद जब चर्चा का जवाब आएगा तो निश्चित तौर से जो तमाम चर्चाएं हुई हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की रही हो, इसी तरीके से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बातें रही हो या अन्य सांसदों ने जो जो बातें कही हैं, उन सब का जवाब भी सरकार की तरफ से आएगा। और अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो इसमें एक और घटनाक्रम हुआ है। जिस तरीके से आपने भी बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब प्रतिक्रियाएं आई तो सोनिया गांधी ने जो वक्तव्य दिया, जो बात कही, उसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से काफी नाराजगी व्यक्त की गई। कहा गया कि एक महिला और अनुसूचित जनजाति महिला का एक तरीके से अपमान करने की आदत जो है वो कांग्रेस की बनी हुई है। इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए और उनके खिलाफ जैसे कि कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। देखना होगा कि उसे किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है। लेकिन इतना तय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो गहमागहमी हुई है, जो आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, उससे संसद के बजट सत्र की शुरुआत में ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो
सतह पर निकल के सामने आ गए हैं, खासतौर से राहुल गांधी की अगर हम बिल्कुल, अगर हम राहुल गांधी की बात करें, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चीन की तारीफ की है वो काफी सवालों के घेरे में है और उस पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। किरेन रिजिजू ने तो ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं चीन के जो प्रवक्ता हैं उससे भी ज्यादा चाइना की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने कल जब भाषण दिया तो शुरुआत में जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातें की, तकनीकी की बात की, एआई की बात की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की, लेकिन जब वो बात करते करते चीन पर चले जाते हैं तो वहां पर जाकर जिस तरीके से सत्ता पक्ष का आरोप भी है कि वो एक प्रवक्ता की तरह बात करने लगते हैं कि चीन ने किस तरीके से तरक्की की है। हम जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में कम से कम कांग्रेस को लेकर एक ऐसा जरूर घटनाक्रम है जिसको के लेकर कांग्रेस को उस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कल नेता प्रतिपक्ष ने बातें रखी हैं, क्योंकि सभी जानते हैं 1959 और 1962 में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो परिस्थितियां बनी और दोनों देशों के बीच में जो रिश्तों की असफलता दिखाई दी उस समय के शासनकाल के दौरान, उसको लेकर कांग्रेस हमेशा से कमजोर रही है और इन सब सवालों से बचती रही है। लेकिन कल राहुल गांधी ने एक पिटारा खोल दिया भारत और चीन का, खासतौर से उस दौर की बात कर दी जब उनकी भी सरकार हुआ करती थी। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है, इसमें उन्होंने जिस तरीके से चीन के पक्ष को रख दिया उसके अंदर और अपने देश की तुलना कर दी, ये एक तरीके से ट्रेजरी बेंचेस को नागवार गुजरा। लेकिन और ये देखिए ऋषि, ये कोई पहली बार नहीं है। राहुल गांधी का एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से ये रिकॉर्ड रहा है, जब वो विदेशी धरती पे भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने देश की कमियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, दूसरे देश की तारीफ करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने देश की छवि को खराब करने की उनकी एक कोशिश ये पहले से जग जाहिर है। देखिए, जहां तक राहुल गांधी के भाषणों की बात करें तो इसमें देखना होगा कि उनके भाषण कौन तैयार करता है, क्योंकि कई बार वो भाषण देते देते राष्ट्र के जो आत्मविश्वास है, जो उसका सकारात्मक पहलू है, उसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं। और यही आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते भी रहते हैं कि वो सियासत करें, लेकिन सियासत में इतना जरूर ख्याल रखें कि वो देश के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं या देश के जो भावनाओं के खिलाफ। तो ऐसे में जो पूरी की पूरी उनकी भाषण की जो अगर संकल्पना है तो देखें तो भारत चीन को लेकर दिखाई देती है, जिसमें वो चीन की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने लगाया, भारतीय जनता पार्टी के जो तरफ से जो तमाम उनके प्रवक्ता हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने, अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाएगा कि वो प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, चीन के प्रवक्ता की तरह। और भारत चीन को लेकर हमने देखा है कि तमाम वक्त ऐसा भी आया है जब कम्युनिस्ट भी इन सब चीजों से बचते नजर आए हैं। तो राहुल गांधी को ऐसी क्या वजह आ गई कि वो चीन जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर सदन के अंदर बोलते हुए नजर आए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस तरीके से चीन ने तरक्की की है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है और वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी वजह से भारत कमजोर हुआ। तो ये जो पूरी की पूरी कोशिश उनकी रही भाषण करते समय सरकार की आलोचना की, वो कहीं ना कहीं देश की आलोचना करते हुए नजर आए। बिल्कुल। और ऋषि, कहीं ना कहीं देखिए, आप सरकार में हैं या विपक्ष में, कुछ चीजों पर कुछ नीतियों पर हमेशा एक मत होना होता है, तभी एक देश आगे बढ़ पाता है, विकास कर पाता है। और उस चीज को समझने में कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी असफल नजर आते हैं। बिल्कुल, आमतौर पर जब हम सियासत को देखते हैं तो सियासत हमेशा से ही जो हमारे घरेलू मुद्दे हैं, जो हमारी देश की अंदर की जो सियासत है उसकी ओर इर्द गिर्द रहता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि राहुल गांधी बार बार विदेशी जो धरती पर जो हो रहा है या वहां से जो प्रभाव यहाँ होने की जो आशंकाएं व्यक्त करते हैं और एक तरीके से जो एक हमारी विदेश नीति है उस पर वो चोट करते हुए नजर आते हैं। जबकि हम जानते हैं कि विदेश नीति एक ऐसा मसला होता है जो सरकारों से इतर होता है। किसी की भी सरकार हो, जो राष्ट्र हित प्रथम का जो संकल्प होता है किसी भी देश का अपनी विदेश नीति में, उसको आगे बढ़ाते हुए सभी सरकारें नजर आती हैं। तो ऐसे में आप विपक्ष में रहकर बाहरी ताकतों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, ऐसा कैसे होना चाहिए? इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पहले भी लगाती रही है। और अगर हम बात करें तो इस बार जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी तो प्रधानमंत्री ने भी आशा व्यक्त की थी कि इस बार की कोई बाहरी मुद्दा नहीं आएगा, बाहर से कोई मदद नहीं की जाएगी विपक्ष की। इस तरीके की उन्होंने बातें कही थी व्यंग्यात्मक तरीके से।
लेकिन एक बार फिर से विपक्ष ने साबित कर दिया कि वो बिना विदेश की धरती के मुद्दों के अपनी सियासत को देश में आगे नहीं बढ़ा सकते, जबकि देश में सियासत को आगे बढ़ाने के तमाम मुद्दे हैं। और इन सब चीजों को लेकर जरूर राहुल गांधी को आज एक बार फिर से जब सरकार की तरफ से जवाब आएगा, प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे, तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने अब तक जो कहा है उसका उन्हें एक जवाब भी मिलेगा। जी बिल्कुल, चलिए आप अपनी नज़र बनाकर रखिए ऋषि, संसद की अपडेट पर आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार नया सवेरा में खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DT न्यूज़। नई दिल्ली विश्व पुस्तक साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, जहां हाल के दिनों में आतंकवाद की कुछ घटनाएं हुई हैं। अमित शाह आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति की वस्तु स्थिति और आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियानों पर चर्चा करेंगे। ये समीक्षा बैठक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकवादी हमले के एक दिन के बाद हो रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बैठक में भाग ले सकते हैं। और दिल्ली में कल 70 सदस्यों वाली विधानसभा के चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी प्रबंध हो रहे हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान 1,56,00,000 से अधिक मतदाता 699 प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे। विधानसभा की सभी 70 सीटों पर कल 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 603 पुरुष हैं और 96 महिला उम्मीदवार हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है। मतदान को लेकर पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान की सुरक्षा के लिए 200 से अधिक अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। साथ ही साथ बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात हैं। मतदाताओं को प्रलोभन देकर मतों को प्रभावित ना किया जा सके, इसके लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। मादक पदार्थ और गैर कानूनी चीजों की आवाजाही पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को सी विजिल ऐप के जरिए 7,500 शिकायतें मिली हैं, जिनमें कार्रवाई करते हुए 99% शिकायतों का समाधान हुआ है। 2,780 एफआईआर दर्ज की गई और 220 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। इसमें 88 करोड़ की ड्रग, 81 करोड़ रुपए की कीमती धातु की चीजें और 39.87 करोड़ नकद प्राप्त हुए हैं।
विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त रविंद्र यादव ने डीडी न्यूज के संवाददाता मुकेश शुक्ला से खास बातचीत की है, वो सुनिए। 5 तारीख को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन अब 5 तारीख को वोट होना है। उसको लेकर के क्या कुछ खास इंतजाम है और इस दौरान क्या कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए, उस पर बात करेंगे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 रविंद्र यादव जी से। सर, अभी तक का जो 1 महीना आपने बताया बहुत क्रूशल था, आपने ऑन टो काम किया, किस तरह से पूरे चैलेंजेस को फेस किया और आगे की क्या तैयारी? खास बात ये भी है कि इस इलेक्शन के दौरान बहुत ही लिमिटेड कॉल और केसेस, जबकि इलेक्शन बहुत फियर्सली कंटेस्टेड है। दोनों तीनों जो मेन पार्टीज़ हैं काफ़ी जोर शोर से उन्होंने कैंपेनिंग की है, लेकिन हमारा इतना ज़्यादा इंतज़ाम था। साथ में हमें 220 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की लगी हुई थी जो एरिया डोमिनेशन चेकिंग में हमारा साथ दे रही थी। तो वो सारी चीज़ें होने से सब जगह इस तरह का माहौल था कि जो कुछ करना है शांतिपूर्वक करना है। पोलिंग स्टेशंस पे हमारा पूरा डिप्लॉयमेंट रहेगा, काउंटिंग स्टेशन पे पूरा डिप्लॉयमेंट है, ट्रैफिक को भी वहाँ से हम रेगुलेट कर रहे हैं, काउंटिंग सेंटर से ईवीएम जाने हैं आने हैं। तो सब प्रकार से हमारा डिप्लॉयमेंट भी है, ब्रीफिंग्स भी हो चुकी हैं और हम पूरी तरह से तैयार हैं। रविंदर जी, एक चीज़ और देखने को मिले इस दौरान, जो सीज़र हुआ है वो काफ़ी मात्रा में किया, रिकॉर्ड सीज़र हुआ है, चाहे कैश का हो दूसरी चीज़ों का हो, क्या कुछ फिगर निकल कर के? हाँ, जिस चंद फिगर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि पिछले इलेक्शन में जो 6 महीने पहले ही हुआ था, उसमें करीब 30,000 लीटर शराब थी। इस बार 1 लाख लीटर से ज़्यादा शराब की जब्ती है। इसी प्रकार 3 करोड़ करीब कैश था पिछले इलेक्शन में जो जब्त, इस बार करीब 11 करोड़ कैश जब्त है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सख्ती से हमने चेकिंग की है और ये सीजर की है। स्वीप कार्यक्रम के तहत आपने इलेक्शन कमीशन के साथ हेड किया, तमाम वोटर्स को आपने बाहर आने को बोला, ये पूरी पहल भी इस बार काफ़ी लाइमलाइट रही। उसी समय ये एक पहल की थी इलेक्शन कमीशन ने कि ये चुनाव बहुत ही बेहतरीन चुनाव होना चाहिए, जिसमें वोटर को अच्छा लगे, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जब वो जाए तो उसको किसी प्रकार की बाधा ना हो, कोई असुविधा ना हो। तो फिर हमारे डीएम्स डीसीपीज ने मिल के इस तरह की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराई हैं कि वोटर को एक एक्सपीरियंस हो कि वो खुशी खुशी जाए, कि एक लोकतंत्र का जो उत्सव है या पर्व है उसको मना के आए और अपना कंट्रीब्यूशन उसमें करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा योगेश के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलिमोन यांग आज से भारत के दौरे पर रहेंगे। फिलिमोन यांग 8 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान राजधानी दिल्ली और बेंगलुरु का वो दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान यांग का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ साथ भविष्य के समझौते सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के साथ बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करना होगा। भारत में रहते हुए फिलिमोन यांग द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के साथ शिष्टाचार मुलाकात और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ चर्चा शामिल है। भारत दौरे से पहले फिलिमोन यांग ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में उल्लेखनीय परिवर्तनों का अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि भारत यात्रा में उन्हें ये देखने का अवसर मिलेगा कि कैसे डिजिटल और तकनीकी नवाचार ने इन बदलावों को बढ़ावा दिया है। साथ साथ उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा वैश्विक दक्षिण में सतत विकास को आगे बढ़ाने में सूचना साझा करने और क्षमता निर्माण के महत्व को भी उजागर करेगी। और शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के महासचिव नूरलान यरमेकबायेव भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। महासचिव नूरलान यरमेकबायेव आज से 7 फरवरी तक भारत के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान यरमेकबायेव साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ और हैदराबाद हाउस में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह से मुलाकात करेंगे। यरमेकबायेव भारतीय विश्व मामलों की परिषद को भी संबोधित करेंगे। अपने आगमन पर वो राजघाट पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। इससे पहले 16 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में 23वीं एससीओ परिषद के शासनाध्यक्षों की बैठक के दौरान भारत के योगदान को उजागर करने वाले 8 परिणाम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो बात करेंगे महाकुंभ की। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। और अब बात महाकुंभ की। प्रयागराज में महाकुंभ का आज 23वां दिन है। कल बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के मौके पर कल 2,57,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अब तक कुल 37,54,00,000 श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगमनोज, अक्षय वट और हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे, जिसके बाद वो डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर सेक्टर 3 का भ्रमण करेंगे। महाकुंभ में स्नान के लिए उमड़ी भीड़ और व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। कल अमृत स्नान के अवसर पर सुबह से ही निगरानी कर रहे थे भूटान नरेश, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज कुंभ जाएंगे। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भूटान नरेश से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाकुंभ पहुंच सकते हैं। तो महाकुंभ पर सरकार कड़ी निगरानी रख रही है। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है। 2,750 सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है। श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर पार्किंग में खड़े करने होंगे। पार्किंग से वो शटल या फिर बस से या फिर पैदल ही घाटों तक पहुंच सकेंगे। बड़े और छोटे वाहनों की पार्किंग अलग अलग कर दी गई है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों की एवं साधु संत महात्माओं और कल्पवासियों के सुगम आवागमन एवं सुरक्षित स्नान के लिए व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पूरे मेला क्षेत्र में विभिन्न स्थानों के महत्वपूर्ण स्थलों, प्रत्येक चौराहे, तिराहे, पांटून पुलों, अखाड़ों के मार्गों और स्नान घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था है। प्रयागराज से डॉक्टर सुयश शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, वहां से ज्यादा जानकारी लेकर। सुयश, सुप्रभात। आस्था का महासैलाब, महाकुंभ, और जिस तरह से लोग यहां पर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं करोड़ों की संख्या में, यहां पर स्नान, प्रस्थान और स्थान का भी एक वाक्य है जो परिलक्षित होता वो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कल पूरी भव्यता के साथ में साधु सन्यासियों का अंतिम अमृत स्नान था, जो पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। और अभी मैं काली मार्ग पर हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। पूरी व्यवस्था की गई है कि श्रद्धालुओं को, भक्तगणों को कोई तकलीफ ना हो, वो बहुत ही सुविधा के साथ आ जाए। देखिए, चलना जरूर पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन की तरफ से पूरी चौक चौबंद की गया। देखिए, पूरा जोश है श्रद्धालुओं में, उनका जो जोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन एक आस्था की डुबकी जब वो संगम में लगाते हैं तो जो उनके चेहरे पे सुकून देखने को मिलता है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता शैला। और कल भी यही था। लगातार सरकार नजर रख रही है कि श्रद्धालुओं को, भक्तगणों को, यहाँ जो ठहरे हैं संत, उनको कोई भी तकलीफ ना हो। कल पूरे नियम और उसके साथ में सुबह 4 बजे से उनका स्नान शुरू हुआ था, जो शाम को 4 बजे जाकर के अमृत स्नान खत्म हुआ। लेकिन आपको बता दें कि जैसा आपने कहा ना कि सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, और कल घाट पर एक चीज और देखने को मिली जो लगातार थी कि स्नान
स्थान प्रस्थान और फिर बाद में स्थान, यानी कि दो तरीके से कल श्रद्धालु वहां पर अपना जो अमृत है वो ग्रहण करने की कोशिश कर रहे थे। और वो ये था कि एक तो कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, और साथ ही बहुत ही जल्दी निकल रहे, क्योंकि वो भी समझ रहे थे कि कल श्रद्धालुओं की भीड़ थी, अधिक से अधिक लोग आ रहे थे, तो जल्द से निकल के और दूसरों को स्थान देने की कोशिश कर रहे थे। दो तरीके से कल पुण्य ले रहे थे। और कल लगातार, कल ही नहीं, जैसे जितनी भीड़ थी लगातार कल मुख्यमंत्री सुबह से ही नजर रखे हुए थे, पल पल की कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था। और जो भव्य महाकुंभ कह रहे हैं ना, जो आधुनिकता और सभ्यता का जो मेल यहाँ कुंभ में देखने को मिल रहा है, वो पूरे विश्व में आपको नहीं मिल सकता। भारत की यही चीज़ है, और जगह जगह से लोग उस अमृत पान को करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने बताया, भूटान नरेश भी पहुँच जाएंगे 10:30 बजे, उसके बाद कुंभ में त्रिवेणी में स्नान करेंगे। और आप देखिए, यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार आ रही है, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रशासन की तरफ से पूरी ये निगरानी रखी गई है कि जो जाने का रास्ता है वहां से सिर्फ जाने के लिए लोग निकल रहे हैं, उनको निकालने के लिए दूसरी तरफ से बैरिकेडिंग लगाई है। कोई वीआईपी पास नहीं चल रहे हैं, कोई गाड़ियां नहीं निकाली जा रही हैं, जिससे कि कोई तकलीफ ना हो। जो श्रद्धालु चल रहे हैं उनको अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो पूरी तरीके से यहाँ कुंभ को आप कह सकते हैं, जो महाकुंभ है, डिजिटल कुंभ है, महासुरक्षित भव्य कुंभ यहाँ पर झलक दिखाई दे रहा है, जिसको अगर हम शब्दों में बयां करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा। जब आप यहाँ आएंगे तभी आप उसको महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, दिव्य भव्य अलौकिक और अद्भुत महाकुंभ की ये तमाम झलकें आपने दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद सुयश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद में बताया कि श्री राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में धार्मिक पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। आंकड़ों के अनुसार अयोध्या में पर्यटकों की संख्या 2020 के 60 लाख से बढ़कर 2024 में 16 करोड़ से अधिक हो गई है। पिछले साल 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी 5 फरवरी को मतदान होगा। सोमवार को मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो गई। विधानसभा क्षेत्र में 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3,70,000 से अधिक मतदाता 10 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने की पूरी तैयारी है। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। 5 तारीख को मिल्कीपुर विधानसभा का बाई इलेक्शन का चुनाव होना है, तो उस संबंध में हमारी और पुलिस की क्या तैयारी है, प्रशासन और पुलिस की, इस संबंध में बताने के लिए ब्रीफिंग रखी गई थी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे बिंदु थे जिनको क्लियर करना हमारे वोटर्स के लिए भी ज़रूरी था। कि एक बार बीच में बात आई थी कि वोटर पर्ची कम बट रही है, तो उस संबंध में मैंने स्पष्ट किया कि वोटर पर्ची ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसके बिना कोई आके वोटिंग ना कर पाए। हमारे इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से 12-14 ऐसे डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, और इसके अलावा भी बहुत सारे फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, अपने उसका ऑफिशियली कोई ID कार्ड होगा, तो वो सब लेके वो बूथ पे आ सकते हैं और अपने जो उसकी वोटर लिस्ट है उसमें से देख के अपना वोट डाल सकते हैं। 414 बूथ हैं हमारे, और इसमें 50% पे वेबकास्टिंग है, और इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। हमारी FSC SST टीम जो है वो MCC और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं उनको अनुपालन कराने के लिए क्षेत्र में पूरी तरह से भ्रमणशील हैं। और देश की प्रगति के तीसरे इंजन विकास में निवेश के तहत बजट में लोगों में निवेश की बात कही गई है। इसके तहत देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना, जीवन रक्षक दवाओं के सीमा शुल्क में छूट के साथ ही मेडिकल शिक्षा में सीट बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं मेडिकल टूरिज्म के लिए वीजा में आसानी से देश में चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की एक उम्मीद है। देखते हैं हेल्थ सेक्टर के बजट पर एक खास रिपोर्ट। बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 99,858 करोड़ 56 लाख रुपए का बजट आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसके तहत अगले 3 वर्षों में देश के सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। विशेष रूप से कैंसर, असाधारण और दूसरे गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। बजट में विशेष रूप से कहा गया है कि औषधि कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, बशर्ते दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क की जाए। बजट में 13 नए रोगी सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के साथ साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। देश में स्वास्थ्य शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। वहीं अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत पौष्टिकता सहायता के लागत मानकों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। ये कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। बजट में क्षमता निर्माण और वीजा नियमों में ढील देने की घोषणा की गई है। इससे मेडिकल टूरिज्म के लिए आसानी से वीजा मिलेगा और देश में निजी क्षेत्र के सहयोग से चिकित्सा, पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बजट 2025 ग्रामीण युवाओं और छोटे किसानों पर फोकस करते हुए पेश किया गया है। बजट विकास की रफ्तार बढ़ाने, समग्र विकास करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए ग्रामीण संपन्नता और रेजिलेंस कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत के लक्ष्य को साधने के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए जो आवंटन हुआ है वो पिछले साल के मुकाबले करीब 5.75% ज्यादा है। इस बजट को ग्रामीणों के विकास का रोड मैप माना जा रहा है। बजट 2025-26 में ग्रामीण समृद्धि और सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा की गई। इससे ग्रामीण आर्थिक ढांचा और मजबूत होगा। बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,88,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 58% ज्यादा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 19,005 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ये पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा है। वहीं मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,832 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,652 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की भी घोषणा की गई है। इससे पब्लिक सेक्टर के बैंक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण जरूरतों के लिए फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। साथ ही स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों को व्यक्तिगत ऋण लेने में भी सुविधा होगी। ग्रामीण संपन्नता और रेजिलियंस कार्यक्रम से ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। राज्यों की सहभागिता के साथ पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों में इसे शुरू किया जाएगा। इससे ग्रामीण महिलाओं, युवाओं, युवा किसानों और भूमिहीन लोगों को लाभ होगा और खेती पर आश्रित ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। इसके जरिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज विश्व कैंसर दिवस है। आज का दिन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इसके बारे में जानकारी फैलाने और इस बीमारी से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस साल विश्व कैंसर दिवस की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है। भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैक्स अस्पताल के साथ हाथ मिलाया है। इस अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने टावर ऑफ होप को रोशन किया।
बहुत बढ़ जाता है तो आशा का प्रकाश सबको रास्ता दिखाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टावर ऑफ होप की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे 235 मीटर ऊंचा ये प्रसार भारती का टावर है। पीतमपुरा में मेरे साथ है प्रसार भारती के चेयरमैन श्री नवनीत सहगल जी। सहगल साहब, पूरी दुनिया 4 तारीख को वर्ल्ड कैंसर डे मनाती है। हम यहाँ खड़े हैं टावर ऑफ होप के पास। बतौर पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारा क्या और इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है? देखिए, एज ए इंडिपेंडेंट पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारा ये दायित्व भी बनता है कि हम समाज के सभी वर्गों तक अवेयरनेस पहुंचवाएं। जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो व्यक्तिगत हैं, पर्सनल हाइजीन, ये सब मुद्दे जितने भी हैं इनके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करें। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। ये हमारा दिल्ली का सबसे ऊंचा टावर है, हमारा पीतमपुरा का जो ट्रांसमिशन टावर है। मैक्स हॉस्पिटल ने एक प्रस्ताव रखा कि वो इसको कैंसर अवेयरनेस के लिए पिंक कलर से इनको लाइट करना चाहते हैं। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे कि हर आदमी, हर देश का नागरिक डरा हुआ महसूस करता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अभी इतनी खोज हो चुकी है, इतनी दवाइयाँ आ चुकी हैं, सरकार ने भी बहुत प्रयास किए हैं, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती कर दी हैं। इन सबों में सबसे आवश्यक जो है वो हर आदमी तक ये पहुंचे कि कैंसर, अपने शरीर के प्रति आदमी अवेयर रहे, जागरूक रहे। और ये इससे अच्छा संदेश नहीं हो सकता। ये टावर लगभग 10 किलोमीटर तक ये इसकी रोशनी जाती रहेगी और जो भी देखेगा वो इसको पहचानेगा कि हाँ, ये कैंसर के प्रति हमको जागरूक करता है। आपने अवेयरनेस की बात करी। 250 तरह के डिफरेंट कैंसर है जो लोगों को पता नहीं है। हाँ, प्रसार भारती का मीडियम है, ओटीटी है, रेडियो है, टेलीविजन है, तो और क्या नया किया जा सकता है? जैसे भी बात हुई रेडियो डॉक्टर की। जी, नहीं, हमारा आकाशवाणी से रेडियो डॉक्टर का कार्यक्रम चलता है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि हफ्ते में एक दिन कैंसर के ही डॉक्टर से सलाह लोगों को दिलाई जाएगी, ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि इस बीमारी को कैसे इससे बचाया जा सकता है और कैसे अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट करके इसका इलाज कराया जा सकता है। और बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग विदेशों में भी इलाज के लिए जाते हैं, जबकि देश में अब इस बीमारी का काफ़ी एडवांस इलाज उपलब्ध है। तो ये जानकारियां हमको हर आदमी तक पहुंचानी है। हम हमारा दूरदर्शन का कार्यक्रम है, जो रेडियो के कार्यक्रम है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जागरूकता के ये कार्यक्रमों को लिया जाए। तो आपने सुना चेयरमैन प्रसार भारती से कि दूरदर्शन अपना काम कर रहा है, प्रसार भारती अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा है और मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम बीमारी से डरे नहीं, उसके बारे में सजग रहें। कैमरामैन आरके के साथ में विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। और ओडिशा के पुरी में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर वेद कलाकार मानस साहू ने वेद कलाकृति बनाकर कैंसर जागरूकता का संदेश दिया। इस वक्त राजधानी दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेले में प्रधानमंत्री की ताकत को बताती पुस्तक पीएम पावर का लोकार्पण हुआ। मेले में पहुंच रहे विदेशी मेहमानों को लेकर प्रकाशक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेले में पहुंचे फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को देखने वालों की भीड़ लगी रही। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक रिपोर्ट। भारत मंडपम में चल रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में हर दिन काफी संख्या में पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है। लेखक अमित कुमार और ऋतु श्रीवास्तव द्वारा लिखित पीएम पावर पुस्तक का भी मेले में लोकार्पण किया गया। पीएम पावर पुस्तक को 17 अध्यायों में बांटा गया है। इसमें भारत के प्रभावशाली प्रधानमंत्री की शक्ति को दुनिया में रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करिश्माई पीएम बताया गया है। ये किताब भारत के प्रधानमंत्रियों के ऊपर है। इसमें मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के काम किया है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम किया है, 370 को लेकर काम किया है, इन सब चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। और मैंने ये भी बताया है इस किताब के माध्यम से कि भारत का जो प्रधानमंत्री हो वो सबसे पावरफुल है। अमेरिका में राष्ट्रपति है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल हमारा भारत का है और इनके जो फैसले होते हैं देश को आगे ले जाने वाले होते हैं। इस विश्व पुस्तक मेले में वैसे तो तमाम विषयों और भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन ज्यादातर प्रकाशकों के पास कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जिन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेले में पहुंच रहे विदेशी मेहमानों को लेकर प्रकाशक वर्ग काफी उत्साहित नजर आ रहा है। रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है।
अपनी इंडिया की पब्लिक भी बहुत आ रही है एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी बहुत हैं इस बारी। लास्ट फ्यू ईयर से आई थिंक इस बारी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बेटर है, उनका इंतज़ाम भी बेटर हुआ इन टर्म्स ऑफ सेमिनार्स, सेशंस, एवरीथिंग। एंड बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी एक तरीके से काफ़ी इंडियन पब्लिश बुक्स को पसंद कर रही हैं एंड दे वांट टू एक्चुअली टेक इट अब्रॉड। पुस्तक मेले के थीम पवेलियन में ही भारत लिटरेचर फेस्टिवल के तहत चर्चाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी से भी विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसे देखने मेले में काफी भीड़ भी उमड़ी। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ मत बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है। एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग जनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका नया सवेरा में और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना नैयर मौजूद है। सुप्रभात भावना, क्या कुछ लेकर आई हैं आज आप अखबारों से खास? सुप्रभात चला और आज जिन अखबारों की बात करें उसमें विभिन्न क्षेत्रों की खबरें प्रकाशित की गई हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य तौर पर जिस खबर को आज प्रकाशित किया गया है ज़्यादातर अखबारों में वो है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर। अलग अलग तथ्यों और आंकड़ों के साथ अलग अलग अखबारों ने इसको लेकर खबरें प्रकाशित की हैं और अब चुनाव आयोग भी तैयारी कर चुका है क्योंकि कल चुनाव प्रचार थम गया था और कल होने हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और आपको बता दें कि चुनाव में भाजपा, आप, कांग्रेस समेत 30 दल हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ 699 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार मतदान को लेकर चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर चुका है। कुल 2696 स्थानों पर 13,766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां दिव्यांगों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि इस बार 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। इसमें से 13,799 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें से 70 जो पोलिंग बूथ हैं वो महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे और आपको बता दें कि 70 पोलिंग बूथ जो है वो दिव्यांगों द्वारा भी संचालित किए जाएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि 15,000 से अधिक मतदान कर चुके हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने तैयारी की थी और जिसमें से अगर बताएं तो एक पखवाड़े के तहत पोस्टल बैलेट के जरिए कुल 15,000 से अधिक वोट डाले जा चुके हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर वन क्षेत्र से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अहम निगरानी रखने को बोला है और कहा है राज्य सरकारों को भी कि वन क्षेत्र कम ना हो, ऐसे कदम उठाएं। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि पिछले साल फरवरी में शीर्ष अदालत ने 2023 के संशोधित कानून के तहत जंगल की परिभाषा में लगभग 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि के जंगल दायरे के बाहर रखे थे। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर दैनिक जागरण में आई है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी हुई है जहां दिल्ली में 147 जगह बदली गई है जनसंख्या की क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो खबरें लगातार आ रही हैं उनकी जनसंख्या जो है जो उनकी यहाँ दिल्ली में उनका अवैध प्रवास है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये शोध किया है जेएनयू और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने। हालांकि ये एक पायलट शोध है और इस शोध को पूरा होने में भी 9 महीने और लगेंगे और इस शोध में कहा गया है कि चिन्हित स्थानों में कई अवैध पॉकेट्स को वैध कर दिया गया और उन्हें घर, पानी और आधार जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। नई कर संहिता आ सकती है जल्द और बजट में इसका ऐलान कर दिया गया है और सीबीडीटी
के चेयरपर्सन ने बोला है कि जो नई कर संहिता है उसमें तकनीक और पारदर्शिता पर आधारित होगी नई कर संहिता। चलते चलते आपको एक और खबर से रूबरू करा देते हैं। जो विश्व कैंसर दिवस है, 4 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है और इसमें जागरूकता फैलाने के लिए अहम भूमिका सभी की होती है। लेकिन अगर बता दें कि बड़ों के मुकाबले बच्चों में इसका जो इलाज है वो जल्दी निर्भर करता है और इसी वक्त सही पहचान कर दी जाए तो उपचार जल्दी हो जाता है और 80% बच्चों को इस कैंसर के रोग से हराया जा सकता है। तो शहला, अगर आज के विभिन्न अखबारों की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों से ये कुछ खबरें हैं जो मुख्यतः अखबारों ने आज प्रकाशित की हैं। बहुत धन्यवाद भावना। ये तमाम समाचार पत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से तमाम खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब दुनिया भर की कुछ खास खबरें। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के साथ अलग अलग वार्ताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों पर शुल्क लगाए जाने के फैसले के क्रियान्वयन पर कम से कम 1 महीने के लिए रोक लगाने पर सहमति जताई है। चीन के खिलाफ शुल्क संबंधी फैसला मंगलवार से लागू होगा। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के बाद एलन मस्क ने USAID को बंद करने का आदेश दिया। इसके चलते एजेंसी के कर्मचारियों को वॉशिंगटन स्थित मुख्यालय के बाहर जाने का निर्देश दिया गया। सीरिया के एक उत्तरी शहर के बाहरी इलाके में एक कार बम धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 14 महिलाएं और 6 पुरुष शामिल। और अब बात होगी कारोबार की। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के लगभग 31 करोड़ श्रमिक पंजीकृत हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इस बात की दी जानकारी। खान मंत्रालय ने कहा कि देश में लौह अयस्क, मैग्नीज और एल्यूमिनियम जैसे प्रमुख खनिजों के उत्पादन में वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-दिसंबर के दौरान मजबूत वृद्धि देखी गई। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 2024 में मजबूती देखी गई और इसकी आय सालाना आधार पर 18.1% बढ़कर $626 अरब हो गई है। अब खबरें खेल जगत से। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम वापस लौट आई है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टीम का शानदार स्वागत हुआ। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में पंजाब की सिफत कौर सामरा ने महिलाओं के 50 मीटर 3 पोजीशन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। सिफत कौर सामरा ने 461.2 के साथ स्वर्ण जीता। और 30वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कर्नाटक के 15 वर्षीय जोनाथन गैवन एंटनी ने स्वर्ण जीता। और नया सवेरा में अब देखते हैं मौसम का हाल।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने रंगों के साथ जश्न मनाकर होली उत्सव की शुरुआत की है। आप देखिए ये खूबसूरत झलकियां और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।